कहते हैं किसी के चले जाने का इतना दुःख है, इतना नुकसान है कि ये हम कितना भी कर लें ये नहीं बढ़ सकते। लेकिन एक उन्होंने चीज़ बहुत की है, वो तो चले गए लेकिन उन्होंने लाखों करोड़ों तारीफ़तें पैदा कर दी हैं, जो इस बारे में बात करते हैं। उन्होंने एक थे वो, लेकिन हज़ारों पैदा करके चले गए हैं। आप हैं, मैं और पता नहीं कितने शो पे उनका ज़िक्र होगा, कितनी जगह पे उनकी वीडियोज़ चलती रहेंगी। सो हमारे लिए तो वो हमेशा से मशले राह हैं, थे, हैं और हमेशा रहेंगे। Hi viewers, this is मेरे बाहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है अभिषेक मिश्रा जी ने। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। नमस्ते रिबा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। आपके साथ शो करके बड़ा अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। दूसरी जानकारी बात करें तो हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है शाइला जी ने। शाइला जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। थैंक यू सो मच रिबाहा जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके शो को ज्वाइन करना। और मेरी तरफ से आपके तमाम देखने वालों को नमस्ते एंड सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। और व्यूवर्स अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए। और आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं इम्तियाज़ गुल। उन्होंने कश्मीर के हवाले से एक बहुत अहम स्टेटमेंट पास की है कि कश्मीर पाकिस्तान का कभी था ही नहीं और ना ही होगा। आप इस पूरे सेगमेंट में आज हम इस खबर को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अभिषेक मिश्रा जी से। सर बताइएगा, जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं उनकी जानब से कश्मीर इशू यानी कि कश्मीर से रिलेटेड जो है वो स्टेटमेंट आई है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग पाकिस्तानी हैं, आप उस मिट्टी में जन्म लिए हैं, तो आपका उस अपनी धरती से प्यार होना बहुत स्वाभाविक सी चीज है। और जो हम बातें कर रहे हैं वो बातें इसलिए करेंगे कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए लोगों को कि कश्मीर का मसला है क्या। इस जो भी मैं कहूंगा इससे ये बात कहीं भी स्थापित नहीं होती है या ये बात नहीं स्टैब्लिश होती है कि आप में से दोनों में से कोई भी अपने कंट्री या अपने वतन से प्रेम नहीं करता, बल्कि आप बहुत ज्यादा ही प्रेम करते हैं और आप इसका भला चाहते हैं, इसीलिए आपने इस मुद्दे को उठाया है। सो आई नो बोथ ऑफ यू आर अ प्राउड पाकिस्तानी एंड बोथ ऑफ यू आर अ प्राउड पाकिस्तानी, राइट? सो कश्मीर कश्मीर है क्या? कश्मीर एक रिलिक है उस थ्योरी का जिस थ्योरी की एग्जिस्टेंस आज की डेट में नहीं है। उसका नाम है टू नेशन थ्योरी। यानी कि भारत के जो लोग हैं वो दो अलग अलग, सिर्फ सिर्फ मुसलमान और हिंदू। भारत में बुद्ध और जैन एक टू नेशन नहीं है, एक नेशन है। भारत में सिख और हिंदू टू नेशन नहीं है, एक नेशन है। भारत में क्रिश्चियन और हिंदू टू नेशन नहीं है, वो एक नेशन है। भारत में क्रिश्चियन और मुस्लिम एक टू नेशन नहीं है, वो एक नेशन है। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान टू नेशन है और वो एक साथ नहीं रह सकते। किसी भी प्रोग्रेसिव डायनेमिक सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम आप रह रहे हैं, वो कोई भी थ्योरी जो टॉलरेंस के अगेंस्ट में हो, प्लूरलिज्म के अगेंस्ट में हो, उस थ्योरी का कोई स्थान नहीं है। तो मैं ये समझ सकता हूं कि आप पाकिस्तानी हैं तो आप टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करेंगे, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लोग करें। लेकिन आप उसकी ये बात अगर आप कहना चाहेंगे कि जो भी मुसलमान है भारत का, वो भारत के हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता क्योंकि वो इनकम्पैटिबल है, तो मैं इस बात को मानने से मना करता हूँ। मेरे दिमाग में ये बात नहीं है। मेरे दिमाग में ये है कि कोई भी रिलीजन जो है वो एक पर्सनल मैटर है, उससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। कश्मीर यही है। कश्मीर का हिस्सा मुसलमानों का, मुसलमान वहां ज्यादा हुआ करते थे, तो ये हुआ कि भाई चूंकि वहां मुसलमान रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई। आज आप देखें, आपके चैनल पे ही मैं कितने ऐसे कश्मीरी मुस्लिमों को आके सुनता हूँ जो कहते हैं हम प्राउड इंडियन है और आप लोग प्रोपोगेंडा कहते हैं। हालांकि मुझे पता है आप दोनों लोग नहीं करते हैं ऐसा। आप दोनों लोग तो बल्कि जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म कर रहे हैं कि दोनों देश के लोग साथ में आए, वो काम कर रहे हैं। बट वो आपको जो बाकी कई इस तरीके के पत्रकार हैं जो वो काम कर रहे हैं, जिसको वो कहते हैं कि जो आप लोग दिखाते हैं वो सच नहीं है। तो कश्मीर टू नेशन थ्योरी के हिसाब से ना कभी आपका था ना कभी होगा, यही कह रहे हैं इम्तियाज गुल साहब। टू नेशन थ्योरी खत्म, कश्मीर की पूरा केस खत्म। आप कश्मीर किस मुद्दे पे लेने जाएंगे? खाली इसलिए कि वो मुसलमान है?
तो फिर अगर वो कश्मीर क्यों, फिर तो वो बनारस का आधा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि बनारस में 30-35% मुसलमान रहते हैं, जहां का मैं हूँ। बनारस में पूरे भारत में 14-15% मुसलमान रहते हैं, वो सारा पार्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। टू नेशन थ्योरी कहाँ खत्म हुई और कब शुरू हुई, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। क्या 1947 में जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया तो टू नेशन थ्योरी उसके साथ खत्म हो गई, या अभी भी वो कंटिन्यूड है? अब अगर वो टू नेशन थ्योरी अभी भी कंटिन्यूड है, तो क्या उस टू नेशन थ्योरी के हिसाब से आप भारत पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों को, हिंदुओं को उनका अलग मुल्क देंगे? आपको ये बताना पड़ेगा। तो जिस जो फाउंडिंग क्लेम है आपका, जिस प्रिंसिपल के आधार पे आप मांग रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक नहीं है, दो अलग अलग कौम है, भारत के हिंदू मुसलमान, बाकी मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। बाकी मुसलमान जो है, अरबी मुसलमान, अफगानी मुसलमान, ये कजाक मुसलमान, उज्बेक मुसलमान, तातरी मुसलमान, दागिस्तान के मुसलमान, वो अलग हैं। भारत के मुसलमान और हिंदुओं की जब बात हो रही है कि वो अलग अलग, वो एक है मगर अलग अलग नहीं, साथ साथ नहीं रह सकते, वो अलग अलग रहेंगे, ये आपकी ही अनोखी थ्योरी है। तो जब ये थ्योरी खत्म हो गई, जो मेरे ख्याल से 1947 में ही खत्म हो गई, जैसे ही आपने कहा कि हम अलग बना रहे हैं, आप बन गए अलग, उसके बाद से कोई कोई जगह बची नहीं है। तो अब जब टू नेशन थ्योरी नहीं है, तो फिर कश्मीर का विवाद रहा क्या? कोई विवाद नहीं है, आपका कोई क्लेम ही नहीं बनता है। क्योंकि कश्मीर की कोई इस्लामिक हिस्ट्री तो नहीं है ना, इस्लाम से सदियों पहले की हिस्ट्री है। वो कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पे है। ऋषि कश्यप, आप अगर एंशियंट इंडियन थॉट प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं जिन्होंने वहां पे मैथमेटिक्स और उसकी रचना करी है। आप राज तरंगनी पढ़ लें, जो कि काल्हाना ने लिखी हुई है, इस्लाम के आने से पहले की वो किताब है, उसमें उसकी पूरी हिस्ट्री दी हुई है। सो कश्मीर कब पाकिस्तान का था? कश्मीर जब बना तब पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस नहीं थी। आज पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस खुद एक मतलब इकोनॉमिकली डावाडोल है, पॉलिटिकली डावाडोल है। तो फिर तो इम्तियाज गुल साहब, एक मैंने पहले भी कहा है, पाकिस्तान इज अ कंट्री फिल्ड विद इंटेलेक्चुअल्स, उनको बोलने नहीं दिया जाता। दो इंटेलेक्चुअल तो मेरे सामने बैठे हैं, जिनको मौका मिलेगा वो बोल रहे हैं और आपको सुनने को मिल रहा है। तो यही मेरा कहना है रिवाहा जी, बाकी शाला जी का ओपिनियन देख लेते हैं। शायला जी बताइएगा कि जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं उनकी जानब से इस तरह की कश्मीर के हवाले से स्टेटमेंट सुनकर आपकी क्या राय है? देखिए, उन्होंने गलत तो कुछ नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है। कश्मीर कभी पाकिस्तान का था ही नहीं। और मैं एक चीज़ बताती चलूँ, ये पाकिस्तान और इंडिया के अलग होने से पहले की अंग्रेज़ों की साज़िश थी कि ये हम जो है ना कश्मीर कायदे-आज़म के साथ बेसिकली उन्होंने ये वादा किया था कि कश्मीर जो है ना आपको दिलाएँगे, और कश्मीर दिला के वो भारत को ब्लॉक करना चाहते थे। कश्मीर पाकिस्तान को ना मिलना बेसिकली पाकिस्तान की नाकामी नहीं, ये अंग्रेज़ों की साज़िश का फ्लॉप होना है। उसके बाद हम देखेंगे कश्मीर की रियासत के मालिक कौन थे? राजा हरी सिंह थे। जब राजा ही नहीं चाहता थे पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना, तो पाकिस्तान कौन होता है कश्मीर को अपनी तरफ लेके आने वाला? और ये उन्होंने राजा साहब के, अगर हम उनकी तारीख पढ़े, तो उनका ये कहना था कि ये मुल्क जो है रिलीजन के नाम पे बना है, मैं अपनी रियाया को कभी भी इस तरफ नहीं भेजूंगा, क्योंकि कहा यह जाता था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान में मिल जाएंगे, जो हिंदू मेजोरिटी जितनी भी स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के साथ मिल जाएंगी। तो उस एतबार से पाकिस्तान को ये लगता था कि कश्मीर में जो 70-75% मुस्लिम थे, तो उन्हें लगा कि ये हमें मिलेगा। अंग्रेजों ने भी वादा कराया था। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो कश्मीर का ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, जब पाकिस्तान और इंडिया भी नहीं बने थे, अखंड भारत है, तब से साजिश थी कि हम इस तरह कश्मीर का मुद्दा बनाएंगे। तो ये अंग्रेजों की साजिश है, पाकिस्तान का इसमें लेना देना। हाँ, हमने पार्टिसिपेट इसमें जरूर किया, एक चीज। दूसरी चीज, आज मैं कह रही हूँ, कोई मीडिया पर्सन कह रहा है तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक वक्त था कि जब कश्मीरी कहते थे हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, वो पाकिस्तान के साथ जाना तब भी नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहते थे। ठीक है, वो एक उनका एक समझ ले एक हथियार था। और वो जब आर्टिकल हटा तो उनसे वो चीज छिन गई। अब सुकून से बैठ गए हैं कि जो करना है यही करना है। और हमारी जितनी भी वो जो वो हुर्रियत थे, अब्दुल्ला फारूक था, इधर उधर के जो लोग थे, वो ये खत्म ही हो गया, अब कहीं नजर नहीं आते। सेम वही पैटर्न अब हमारे कश्मीर में शुरू हो गया। हमारे कश्मीरी क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे तकरीरें की, कश्मीरी बहुत स्पेशल, कश्मीरी बहुत स्पेशल, कश्मीरी आप शार रहो, आप जन्नत हो। हमने उनको बहुत मतलब ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखा दिए। हमें क्या पता था वो ख्वाब हमारे गले पड़ जाने। अब हमारे कश्मीरी कहते हैं हम भी स्पेशल है, हमें भी ज्यादा प्रिविलेजेस मिले, हमें भी ये मिले। अब हमारे कश्मीरी क्या कहते हैं, हमारा अगर हमें हमारा बजट नहीं बढ़ाओगे, हमारे हाथ तरक्की नहीं करोगे, हम भारत का नारा लगाएंगे।
आप देख रही चीजें अब रिवर्स हो रही हैं, जो वहां हो रहा था अब ये यहाँ हो रहा है। वहां तो चलो आर्टिकल था 370 हटा दिया, यहाँ पे आप क्या करेंगे? हमारा तो क्लेम ये है ना कि कश्मीर की एक अलग रियासत है, उनके अपने प्राइम मिनिस्टर है, उनके अपने प्रेसिडेंट है, उनकी अपनी पार्लियामेंट है, लेकिन जो कंट्रोल है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है ना, पाकिस्तान का। तो मैं कहूंगी कि मीडिया अगर कह रहे तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और ये मुकमुका वाली बात होती है। आपका कश्मीर इंडिया को बोले आप संभाले, जो हमारे पास है जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं हम संभालते हैं, और अगर हमें एक दूसरे को बीट करना है तो दोनों तरफ तरक्याती प्रोग्राम के एतबार से करेंगे। अभी जंगी और ये सियासी, मुझे लगता है कि कश्मीर के अंदर अब सियासत भी दम तोड़ चुकी है। अब ये इकोनॉमी की वार है, इकोनॉमिकली डेवलप करें कश्मीर को, फिर बात करते हैं कश्मीर किसका है। अभिषेक सर, मेरा आपसे सवाल है कि उनका उसके अलावा एक और स्टेटमेंट भी रहा कि कश्मीर डिस्प्यूट की जो शेल्फ लाइफ है ना वो अब खत्म हो चुकी है, और पाकिस्तान ने इंडिया को डिफेम करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं, और हालांकि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, बहुत तरक्की कर रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ओवरऑल इंडिया तो वाकई ग्रो कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? शाला जी ने काफी हद तक इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि एक शेल्फ लाइफ थी। वो शेल्फ लाइफ का मतलब ये था कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज थी वो उनके लोग नहीं थे। पाकिस्तान की प्रायोरिटीज अजीबो गरीब चीजें थी। जैसे पाकिस्तान बनने के बाद एक एक कमीशन बैठाया गया कि पाकिस्तान को इस्लामिक कैसे बना दे। तो अब वो हुआ कि इसकी लैंग्वेज बदलो, अरब से बुलाए गए लोगों को कि अब आप ये इस तरीके के काम करेंगे। उसके बाद आप पूछेंगे कि हमारी सोसाइटी में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा। इंस्टीड ऑफ ये कमीशन बैठना चाहिए था कि पावर्टी क्यों है, कैसे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म होंगे, कैसे लैंड रिफॉर्म्स होंगे, कैसे विमेन राइट्स को मिलेगा, कैसे हम अपनी कल्चरल और हेरिटेज और एंशियंट ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब कुछ ना हो करके आपने कमीशन बैठा दिया कि हाउ टू मेक इट इस्लामिक कंट्री। ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसका कोई जवाब नहीं है। तो शेल्फ लाइफ थी क्योंकि आपकी शुरू से लेके अंत तक इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी पोजीशन को स्टैब्लिश करने का एक ही तरीका था, वो था कश्मीर के नाम पे आप दुनिया को ब्लैकमेल करते रहते थे। आपने दुनिया से कहा कि आप हमें अगर नहीं करेंगे कश्मीर के नाम पे, आप हमें इक्विपमेंट नहीं देंगे। जैसे आप देख लें, सीटो सेंटो साइन किया आपने अमेरिका के साथ। अमेरिका ने कहा कि हम कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में लड़ेंगे, आपके दिमाग में था कि हम कश्मीर के अगेंस्ट में लड़ेंगे। वो सारे वेपन लेके आप चढ़ बैठे 1965 में इंडिया के ऊपर आ गए। तो कितनी बार आप एक चीज करेंगे? शेल्फ लाइफ का मतलब है ना कि हर हर चीज की एक अवधि होती है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। तो कश्मीर भी दुनिया थक चुकी है, आपके मुस्लिम ममालिक थक चुके हैं। वो आपके कहने पे एक दो कमेंट दे देंगे कि हम बड़ा जाति हो रहा है मुसलमानों के साथ, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके बाद वो भी चुप करके बैठ जाते हैं। तो आप कब तक बेचेंगे इसके नाम पे? आप दुनिया को कब तक ब्लैकमेल करेंगे कि अगर आप कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं कराएंगे तो आप हमसे दोस्ती करेंगे, उसकी कंडीशन है कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कराइए। तो दुनिया क्यों आपके पचड़े में पैर ठहराएगी? तो आपके जो इम्तियाज गुल साहब हैं ये बड़े दार्शनिक टाइप हैं, ये बड़े फ्यूचरिस्टिक हैं, ही इज अ प्रोफेटिक मैन। वो कह रहे हैं कि भाई अब स्पेस से अपने ध्यान हटाओ, अपने लोगों की तरफ ध्यान करें। आप आपकी सारी की सारी तवज्जो आप एक कंट्री है जिसका कोई इंटरनल पॉलिसी नहीं है, जिसका कोई इंटरनल इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल इंटरेस्ट है। सारी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि यू हैव एन इंटरनल इंटरेस्ट दैट यू वांट टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नली, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। आपकी दुनिया की इकलौती कंट्री है जिसका कोई इंटरनल इंटरेस्ट नहीं है, सब एक्सटर्नल है। इंडिया बर्बाद हो जाए, इंडिया का जो है वो खाना पीना बंद हो जाए, किसी तरीके से वो टूट जाए, उसके बाद जो है हम खुश हो जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग विद इन यू, आप फोकस करते हैं कि इंडिया को। तो आप कहीं भी जाते हैं किसी देश के साथ संबंध बनाने, तो आप कहते हैं इंडिया से बात मत करो, कश्मीर से उनसे दिलवा दो, वो मुसलमानों पे जोर जबरदस्ती करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, ये आप करते हैं। तो आप अपना डेवलप, आप अपनी रिलेशनशिप नहीं कहते कि भाई ऐसा है कि हमारी एक है, हमारा प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो, हम चाहते हैं हमारे यहाँ भी मिल्क, वो जैसे हमारे यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था कि हमारे यहाँ एक समय प्रोडक्ट जो थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो इतने सफिशिएंट नहीं होते थे कि हम अपनी पॉपुलेशन को खिला पाए। तो हमारे यहाँ हमने साइंटिस्टों को बुलाया, बहुत सारे साइंटिस्टों को बैठाया, और हमने एक ग्रीन हरित क्रांति कहते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन किया कि हमने अपने सॉयल से उसकी जो प्रोड्यूस थी उसको 10 गुना बढ़ा दिया ताकि हमारी फूड शॉर्टेज और जो फूड स्कैर्सिटी है उससे हम कॉम्बैट कर सके। फिर हमने व्हाइट रिवोल्यूशन किया, अमूल के फॉर्म में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया हमने, उसको हमने कोऑपरेटिव का दर्जा देके गरीबों को, गांव के जो गरीब होते थे उनको एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस का अवसर प्रदान किया, जिससे प्रोस्पेरिटी आई। आपके यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, आपके यहाँ पे लश्कर ए तोयबा के डब्बे लग जाते थे कि चंदा डाल दो इसमें, कश्मीर के खिलाफ जिहाद पे जाना है।
तो मैं फिर कह रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं उनको, उनके अगेंस्ट में एक्शन न लेके आप उनकी बात पे ध्यान दें कि अब आपका वक्त आ गया है कि आप बच्चों पे ध्यान दें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे ध्यान दें, जो है हाथ में उसके फ्यूचर को सजारे संवारे। कश्मीर का मुद्दा दुनिया में नहीं बिकेगा। भारत बहुत बड़ा हो चुका है, भारत को बहुत बड़ा होना ही था। जो आपने कहा कि भारत तरक्की कर गया, उल्टा आपने डिफेम करने की कोशिश की। भारत को कब से डिफेम कर रहे हैं, मगर भारत को एक 75 साल में आपके कई टीवी चैनल पे लोगों को सुनता हूँ कि 2 मुल्क एक साथ बने, भारत और पाकिस्तान। अरे भाई, भारत मुल्क एक साथ नहीं बना। भारत हजारों सैकड़ों साल से भारत है। आप उस दिन बने हमसे अलग होकर के। और मैं आपको एक बार बिल बता दूं, जो मैंने कई चैनल पे कहा है कि दुनिया का एकमात्र, कई देश टूटे हैं लेकिन आप दुनिया के इकलौते देश हैं जो कि टूटने के बाद कुछ और बन गया। जैसे आप देखें, सूडान टूटा, साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान। कोरिया टूटा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। जर्मनी टूटा, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। आप इकलौते ऐसे हैं जो टूटे इंडिया से और बन गया पता नहीं क्या। उसको आप इंडिया ही नहीं कहना चाहते। आप किसी पाकिस्तानी से कहते हैं कि आप इंडियन हो तो वो मेरा खोपड़ी तोड़ने के लिए आ जाता है कि हाउ डेयर यू कॉल मी इंडियन। आपका जन्म होता है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से, जिसमें लिखा है कि इंडिया को डिवाइड करके पाकिस्तान बनेगा। लेकिन आप किसी पाकिस्तानी से कहें कि आप हिंदुस्तानी हैं तो आपका खोपड़ी तोड़ देगा। आप उसको ही बोले कि आपके जिन्ना साहब कहते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हमें अलग देश चाहिए। तो हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान हुआ ना भाई। तो आप एक पाकिस्तानी मुसलमान बन गए हैं। अब इसका पाकिस्तानी मुसलमान क्या होता है, ये दोनों ही बात कोई बड़े बड़े जो स्कॉलर भी होंगे एनालिसिस करते समय उसको लिखने में हैरान परेशान हो जाएंगे कि व्हाट इज अ पाकिस्तानी मुसलमान। फॉर एग्जांपल, देयर इज अफगानी मुसलमान, देयर इज सीरियन मुसलमान, देयर इज अरबिक मुसलमान, देयर इज कजाक मुसलमान, देयर इज उज्बेक मुसलमान। व्हाट द हेल इज अ पाकिस्तानी मुसलमान? नो वन नोज। आप क्या के आप लोग की कुछ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ऐसी थ्योरियां बनाई हैं, ऐसे विजडम का निर्माण किया है कि वो विजडम सिर्फ आपके समझ में आता है, बाकी हम सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मतलब आप बात ही नहीं कर पाते आपके इंटेलेक्चुअलिज्म के आगे। तो शेल्फ लाइफ वही है कि अब आपका इंटेलेक्चुअलिज्म से जिस प्रॉब्लम को आपने क्रिएट किया था, मैनिफेस्ट किया था या उसको आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया था, it has overlived, it has outlived its utility. Now it's time for you to retrospect and then perhaps take a course correction. सर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर पाकिस्तानी कोई बाहर जाए तो अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तानी से पूछे कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो प्राउडली ये कहता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और जब वो फ्लैग वाला मामला हुआ था, तो जब यूक्रेन और रशिया की वॉर में स्टूडेंट्स वहाँ पर फंस गए थे, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भी इंडियन फ्लैग को सहारा लेकर कहा कि हम इंडियन जो है स्टूडेंट्स हैं, और उनको फिर जाने दिया था। तो शायला जी, आप क्या कहेंगी इस बारे में कि इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है और कश्मीर जो इशू है, अब तो इंटरनेशनलाइज जो हम करते थे, अब वो भी इसको हवा नहीं दे रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? विवाह, मैं ये कहना चाहूंगी, कश्मीर कोई इशू नहीं है। आप देखे होंगे मैं अपने चैनल पे भी इस मुद्दे से बहुत कम प्रोग्राम रिकॉर्ड करती हूँ। जस्ट एक वोट बैंक है और पाकिस्तान में हमेशा सरकारों ने इसको एज अ वोट इस्तेमाल किया है। और उसके बाद मेन जो फैक्टर रहा है इस मसले का, गजवा हिंद जो है वो लोगों के सरों पे सवार है, क्योंकि उसमें हिंद का नेम आता है। इन्हें लगता है कि हम जो है ना दोबारा से वो जो 11वीं 12वीं सदी वाले इन्वेडर्स बन के जाएंगे। आज शायद इनको पता नहीं कि ये टेक्नोलॉजी की जंग है और इंडिया कितना आगे है। अब कश्मीर की आपने बात की, अगर मसला होता ना तो आज कश्मीर के लोग गारों में रह रहे होते, कच्चे मकानों में रह रहे, रोड्स ना होते। भाई मसला है ना, मसले वाली जगह पे कौन जाता है? आप जाएंगी, मैं जाऊंगी, कोई भी नहीं जाएगा। वो इस तरह का मसला है कि आप देखें अभी जो वहां पे हाईवे जितने बने, 5 टनल्स अभी तक कश्मीर में बन गए हैं। सेकेंड चीज जो मैंने यहाँ पे नोट की है, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जो है रेलवे ब्रिज बन गया। वहाँ पे सबसे ज्यादा मेडिकल स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, स्कीम्स आ रही हैं घरेलू, यानी कि ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको वहाँ पे सरकार प्रमोट करी। इंडियन आर्मी जिसको कहा जाता है कि ये वहाँ के लोगों को डराने धमकाने के लिए भेजी हुई है, इंडियन आर्मी वहाँ पे लड़कियों को जो है स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कराने के लिए उन्हें जो है उनको उसमें ट्रेनिंग दे रही है। ठीक है, तो मुद्दा तो मुझे कहीं नहीं लगता। और कश्मीरियों को बेसिकली चाहिए क्या था? एक पहचान चाहिए थी और सुकून चाहिए था, जो कि कुछ सियासी जमातें ना उनको पहचान दिला रही थी ना उनको सुकून दिला रही थी। अब वो हो गए हैं साइड पे। हमारा वोट बैंक हो गया कश्मीर के एतबार से कमजोर, और ये तब हुआ जब हमारे पास डॉलर कम हो गए, क्योंकि हमें लगता था कि हमारे पास डॉलर है तो हम जो है ना कश्मीर के नाम पे वोट ले लेके शायद एक प्राइम मिनिस्टर आएगा फिर दूसरा आएगा। अब कश्मीरी ये कहते हैं भाई हम चलो आते हैं आपकी तरफ, मान लिया हम आते हैं, हमें कहाँ से खिलाओगे? अपनी तुम लोगों की पब्लिक आटे के ट्रकों के पीछे मर रही है।
सो जब वो पास कुछ है नहीं और बड़ी बड़ी बातें करनी है। और दूसरी सबसे अहम चीज रिबाहा ये है कि पाकिस्तान का कश्मीर और इंडिया का कश्मीर दोनों आमने सामने, दोनों रोज एक दूसरे को देखते हैं। वो देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। हमारे कश्मीर में तो इंटरनेट नहीं है, कोई यहाँ से जाते अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिख जाता है कि भाई मेरी फिक्र ना करना, 5-6 दिन मेरा आपसे राब्ता नहीं होगा। वहां पे कोई सिग्नल नहीं है, मतलब हम 1000 साल पहले वाले इलाकों में जा रहे हैं और जब वापस आएंगे लाहौर में एंटर होंगे, सिग्नल आएंगे, आपको कॉल कर दी जाएगी। जबकि हम और आप कश्मीरी लड़कियों से बात करते हैं, पहाड़ों में 5G इस्तेमाल वो कर रही हैं। तो जब आप इंटरनेट से ही दुनिया को कनेक्ट नहीं होने देंगे तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये कश्मीर हमारा है या वो कश्मीर हमारा है। तो यहाँ से जो है ना, मैं ये कहूंगी मुद्दा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बात ये है कि अब जो है ये सियासत दम तोड़ चुकी है। कश्मीर को अंग्रेजों ने मुद्दा बनाया और हम दोनों कंट्रीज आपस में लड़ती रही और 75 साल हमारे इसी चक्कर में गुजर गए। अब इंडिया ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो अब ये भी प्रॉब्लम है कि भाई हमारी बातों को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही। बिलावल भुट्टो, जो कि मैं आपसे एक बड़ी अहम बात करना चाहूंगी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जब इंटरव्यू हुआ, उन्होंने बोला 1971 में तो चलो हमने बांग्लादेश के लिए लड़ा ना इंडिया से, वो तो छोड़ दें, 3 जंगें हमने स्पेसिफिकली कश्मीर के लिए की। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई हमने इंडिया से जंग करके अपना सबक ले लिया है, अब हम वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम वो दोबारा गलती नहीं करेंगे, तो जो मीडिया वाले कह रहे हैं तो वो भी तो कह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, लेकिन हाँ वो जरा थोड़ी क्लियरली अल्फाज में कह रहे हैं। और अब अकल लोगों को आएगी, जब रोटी नहीं मिलेगी ना तो फिर वोट भी का जो भूत है मेरे ख्याल है वो उतर जाएगा जल्दी। कश्मीर का जो वोट है ना, अब नहीं आएगा इनके हाथ। अभिषेक सर जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि G20 की मीटिंग भी कश्मीर में हो रही है। अगले महीने जो है SCO समिट में भी हमारे FM आ रहे हैं, और G20 की मीटिंग के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ तक सिनेरियोस चल रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि G20 की मीटिंग में या कहीं पर भी भारत का हिस्सा है, वो कहीं भी कुछ भी ऑर्गेनाइज कराए, पाकिस्तान के लिए तो ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए विवाह जी, आप ये जानिए, ये जो दुनिया है ना, ये बहुत आगे बढ़ गई है। इस दुनिया की जो अभी गवर्निंग प्रिंसिपल हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, उसमें कुछ चीजें ना नॉन नेगोशिएबल हैं। उसमें से एक है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ। एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ। अगर आप रिलीजियस डॉगमा से गवर्न होंगे तो नो वन इज, कभी भी इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं लाएंगे। तो आप, अगर आपने कभी आजाद जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पूरा यकीन है। आप जाके पढ़िएगा, उसका आर्टिकल 5 पढ़िएगा, उसका आर्टिकल 3 पढ़िएगा। क्या आप ये कहना चाहेंगी कि अगर इंडिया में एक ऐसा लॉ है जो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही भारत या हिंदू ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्या आप ऐसे लॉ को पसंद करेंगी? जहां पे किसी के धर्म के हिसाब से उसको कोई पॉलिटिकल पोजीशन को अक्वायर करने का इजाजत मिले या ना मिले। आप देखें, आज आप अमेरिका को देखें, अमेरिका क्यों राइज कर रहा है? क्योंकि अमेरिका ये नहीं देखता कि आपका पर्सनल गॉड से रिलेशन क्या है। अमेरिका ये देखता है आप में कुव्वत क्या है, आप में हुनर क्या है, आप में काबिलियत क्या है। तो चाहे आप पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बहुत, आप देखें अमेरिका में जो टॉप 5 एथनिक नॉन यूरोपियन जो जो लोग हैं, जो सबसे रिच हैं, उनमें नंबर 1 पे इंडिया है, लेकिन नंबर 5 पे पाकिस्तान भी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत पीछे, क्योंकि आप हमारा ही खून है, ठीक है ना। तो उसमें से आप भी बाहर जाकर के अच्छा करते हैं। हालांकि आपका वो जो शोभा होता है वो आप कुछ कुछ अलग चीजें शोभे में लेते हैं। जैसे भारत एजुकेशन में और ये लीडरशिप में आगे रहता है, आप भी आगे रहते हैं, मगर किसी और चीज में। तो ऐसा ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि अमेरिका में ऐसा लॉ बने जो कहे कि जो सिर्फ मुस्लिम है वही जो सिर्फ क्रिश्चियन है वही बिजनेस करेगा, जो नॉन क्रिश्चियन है उसको बिजनेस नहीं करने देंगे? आप पढ़ लें, आपको आजाद जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 पे लिखा है प्रेसिडेंट जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बन सकता है। तो एक हमारे ऐसा जमीन जिसका की लैंड जो है वो इस्लाम के आने से बहुत पहले का लैंड है। ये तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ मुसलमान बनेगा, बल्कि लिखा है कि स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। जिन मुगलों को आप अपना अपना वो समझते हैं, पेरेंट समझते हैं कि हम तो मुगलों की ही वंशज हैं, उन मुगलों ने अपने यहाँ क्या बनाया आप उसको ही देख लें। तो क्या आप ऐसा लॉ चाहेंगी
जो कहे कि इंसान इंसान से अलग है क्योंकि उसका कुछ भगवान के साथ या अल्लाह अल्लाह मियाँ के साथ रिश्ता अलग है। ये सब समय चला जा चुका है। आज इक्वलिटी का जमाना है, भाईचारे का जमाना है, प्लूरलिज्म का जमाना है, हम सब इंसान हैं, इंसानियत का जमाना है। तो आप जब तक इंसानियत के रास्ते पे नहीं आएंगे, जब तक आप इंसानियत में फिरका परस्ती देखेंगे, आपके यहाँ पे चैन नहीं आएगा। तो G20 में वो किसको बुला रहे हैं भारत में, वहां पे हम G20 नहीं होने देंगे। दुनिया अब आपको नहीं सुनना चाहती। दुनिया के लिए पाकिस्तान की वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि आप हर साल जाके डॉलर भी लेंगे और उसके बाद डॉलर नहीं देंगे तो आप उनको धमकाएंगे भी, बल्कि आप सोल्यूशन ये देंगे कि डॉलर ले लिए तो वापस करने की क्या जरूरत है। कई देश है वो पैसा लेने के बाद कंगाल हो जाते हैं। ऐसी थ्योरीज भी आपके पास मौजूद हैं। तो आप सारी दुनिया डरने ये लगी है कि पैसा तो आपको दे दें, वापस कैसे आएगा, इसकी चिंता में वो बेचारे घुले जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप जब तक अपने लोगों इंटरनल देखें, भगवान अल्लाह मियाँ के लिए आप इंटरनल देख लें। 10 साल भूल जाएं, आप जियो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, पूरी दुनिया बिना पाकिस्तान के चल ही नहीं सकती है, ये सब 10 साल के लिए रोक दें। 10 साल आप सिर्फ 5 काम करें, 5 काम, और फिर आप देखें कि आपका क्या होगा। जो सबसे पहले अपने निसाब को फेंक दें, जो भी आपका करंट है उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली किताबें बनाएं, हिस्टोरिकली एक्यूरेट किताबें बनाएं, जो है वो लिखें। आपके 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 चाहने से इतिहास नहीं बन जाएगा। आपके आपके जिसे कहते हैं ना कि इमेजिनेशन और हेल्यूसिनेशन से हिस्ट्री आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। जो हिस्ट्री है वो रहेगी। नंबर 2, जब आप निसाब चेंज करेंगे तो आपके बच्चों का जो माहौल है ना, जो माइंडसेट है ना, वो चेंज होना शुरू होगा। जब वो अपने आप को ये बात कहेंगे कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारी एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन है, हम ऐसी सभ्यता के लोग हैं जो करोड़ों हजारों साल से गवर्नेंस जानते थे, इकोनॉमिक्स जानते थे, फिजिक्स जानते थे, बॉटनी जानते थे, सब जानते थे। अपने लोगों को ये न पढ़ाएं कि भारत में जाहिलियत हुआ करती थी, भारत ने जीरो दिया, भारत ने डेसिमल दिया, भारत ने सर्जरी दी, आयुर्वेदा दिया, योगा दिया, क्या नहीं दिया भारत ने दुनिया को। दुनिया से भारत ने भी बहुत कुछ लिया है, लेकिन भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया भी है। भारत देने वाले देशों में है, जिस जो आपके ही पूर्वज थे। तो आपको ये बातें अपने बच्चों को बतानी होगी कि आपकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। आपका एक पास्ट रहा है, उस पर शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो इतना ही गंदा पास्ट होता तो आज भारत इतनी ऊंचाइयों पे नहीं जाता। यूके का प्रधानमंत्री एक इंडियन है, मैं उसके रिलीजन क्या है मुझे मतलब नहीं है। जब मैं इंडियन कहता हूं तो मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, सिख हो सकता है, मगर वो एक इंडियन है। बेसिकली वो पंजाब से है। ऋषि सुनक तो बेसिकली आपके यहाँ से है, लेकिन आप उसको ओन नहीं कर पाते क्योंकि आप उसके रिलीजन की वजह से आपके हाथ पैर बंध जाते हैं। जबकि वो एक पाकिस्तानी है इन द टेक्निकल सेंस, जब आप उसको कहेंगे तो। लेकिन हर पाकिस्तानी बाय डिफॉल्ट एक हिंदुस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान का डिवीजन तो हिंदुस्तान से ही होके बना ना, आप तो डिवाइड होके बने। तीसरा काम क्या करें आप? तीसरा काम आप करें कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ट्रूली कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बनाएं। उसमें से रिलीजियस फर्वर को निकाल दे, रिलीजन लोगों का पर्सनल मैटर बना दे। जैसे मुझे पता है रिबाहा 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, रोजे के दौरान 3 दिन तक के वो कोई एक इस्तीफिका या क्या कहते हैं उसमें वो चली जाती हैं। वैसे ही मैं शायला को सुनता हूँ, शायला इतनी मॉडरेट है, इतनी अच्छी बातें करती है, मगर शायला ने सारे नमाज रखे हैं, शायला सारे रोजे रखे, शायला ने इबादतें करी, तरावियां पढ़ी। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। क्या शाइला के मुसलमान होने में और शाइला के एक इंसान होने में कोई अंतर है? नहीं है। वो जो कर रही है वही आपको करना है। आपको इस्लाम से कुछ नहीं करना कि इस्लाम को हम छोड़ देंगे, नहीं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप मुसलमान भी बने रहे। जैसे यहाँ पे देखें, मैं कजाकिस्तान में रहता हूँ, गॉड ब्लेस यू रिवाहा जी, आपको चीखा आपने। आप देखिए यहाँ पे मैं रहता हूँ कजाकिस्तान में, ये यहाँ पे नहीं देखते कि आपकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है। एक मुस्लिम लड़की है, उसने क्रिश्चियन से शादी की हुई है। मैंने इनके भी उसमें बोला, यहाँ पे अब मैं हिंदू हूँ, लोग बोलते हैं आप यहीं शादी कर लीजिए सर। तो आपके यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हिंदू जाए और कोई आपको पाकिस्तानी में बोले कि भाई सर आप यहीं शादी कर लीजिए, वो तो उसकी जान ही ले लेंगे। ये क्यों है ये नफरत अपने लोगों से? मैं तो कजाक नहीं हूँ, फिर वो बोल रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हर पाकिस्तानी एक हिंदुस्तानी है। तो पॉइंट ये है कि हम अपने से क्यों नफरत कर रहे हैं?
ऐसा नहीं है कि आप रिलीजन के साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते, आप उसके साथ कर सकते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा। एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स को बुलाइए, मेरी सर्विसेज फॉर फ्री अवेलेबल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सके। ट्रूली कॉन्स्टिट्यूशन होने का एक मतलब होता है। चौथा, आप अपनी बच्चियों को शिक्षित करें, अपनी बच्चियों को ज्यादा एम्पावर करें। आप बच्चियों को रोड पे लाएं, बच्चियां साइकिल चलाएं, बच्चियां स्कूटी चलाएं, बच्चियां रात को घूमने जाएं। वो एम्पावर, जब माँ पढ़ेगी, जब माँ रोशन ख्याल होगी, तो उसका बच्चा रोशन ख्याल होगा, क्योंकि घर में माँ परवरिश देती है, बाप परवरिश नहीं देता, वो तो बाहर चला जाता है। अगर माँ रोशन ख्याल नहीं है, माँ अगर इंसानों में भेद करती है, तो बच्चा भी भेद करे। तो आप अपनी लड़कियों पे, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी, देखिए हमारे यहाँ एक समय था कि लोग जो थे वो भ्रूण हत्या कर देते थे। ये इसलिए ये मॉडर्न पुराने में नहीं होता था। उसमें हुआ ये कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो 1970 में किसी इंटेलिजेंट आदमी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सुझाव दिया कि ये साले ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लड़कों की तलाश होती है। अब लड़का नहीं हुआ तो फिर लगो, फिर लड़का नहीं हुआ तो फिर लगो, फिर लड़का नहीं हुआ तो 4-4 5-5 होते जा रहे हैं, जब तक एक पुरुष भैया दिव्य लेकर प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनको ऐसा करो कि ये आर्डर दे दो कि ये भाई जांच करवा ले, अगर इनके मन का बच्चा नहीं है तो उसको वो अबॉर्ट करवा ले। इसका ये हो गया हालत कि हमारे यहाँ पे कई राज्यों में 1,000 लड़कों पे 800 लड़कियां आ गई, 790 लड़कियां आ गई। वो 210 लड़के जो थे वो बेचारे कंवारे रह गए हमारी तरह, क्योंकि लड़कियां ही नहीं पैदा होने दी। अब आपने लड़कियां नहीं पैदा होने दी, उस समाज में ये मानसिकता हो गई थी कि लोगों के घर में लड़कियां पैदा हो जाती थी तो लोग दुख संकेत देने जाते थे, अरे भाई आपकी तो लड़की पैदा हो गई, बड़ा दुख हो गया हमें, तो अब आप कैसे चलेंगे, क्या होगा आपका। ये मानसिकता, ये कुत्सित मानसिकता हमारे देश में थी। मैं अपने आपके देश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन देखिए, एक नेता आया, 10 साल से वो एक प्रोग्राम चलाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिर्फ बचाओ नहीं, पढ़ाओ। हमारी बच्चियां आज ओलंपिक में, इसके पहले वाले ओलंपिक में जो कुछ एक मेडल लाए थे, वो हमारी लड़कियां लेके आई थी, और सब लोग छाती ठोक रहे थे, आया आया हमारा वो आ गया, ओलंपिक आ गया, ओलंपिक आ गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी औरतों को आप ट्रस्ट करें, उनको आप रोशन ख्याल बनाएं, क्योंकि औरतें ही समाज का प्रतिबिंब होती हैं। द विमेन, हमारे यहाँ कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहां नारी की पूजा की जाती है, वहां ही देवताओं यानी अच्छे लोगों का वास होता है। सो नारी को आपको स्पेशल प्रिविलेज देना पड़ेगा। आज मेरे भैया की 2 बच्चियां हैं, मेरी 2 भतीजियां हैं। मेरे भैया को कोई दुख नहीं है, मेरी भाभी को है एक बार कि लड़का नहीं है, लेकिन मेरे भैया इतना प्यार करते अपनी दोनों बेटियों से कि आप सोच नहीं सकते। उनको धेले भर का दुख नहीं है कि भैया हमारा कोई औलाद नहीं हुआ। तो उनसे अगर किसी ने पूछा भैया अरे कोई लड़का नहीं हुआ, तो उनसे किसी ने पूछा लड़का नहीं हुआ, वो बेचारे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक फिल्म था हमारे यहाँ, आयु कजोल की, अरे नहीं उसकी नाम बोल रहा हूँ, वो एक्ट्रेस थी, तनु वेड्स मनु, उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग था, लड़का नहीं पैदा हुआ तो डायनासोर हो क्या, विलुप्त हो जाओगे। लड़की भी तो आपका ही अंश है भाई, क्यों नहीं मान ले रहे हो ऐसा कि लड़का ही सब कुछ है आपके समाज में। तो लड़कों पे से ध्यान कम करें, लड़कियों पे ध्यान दें, उनको पढ़ाएं, उनको रोशन ख्याली दें, क्योंकि उनको अगर आप रोशन ख्याली नहीं देंगे तो आपके घर में रोशन ख्याली नहीं आएगी। आपके घर में रोशन ख्याली नहीं आएगी तो आपके मोहल्ले में रोशन ख्याली नहीं आएगी। आपके मोहल्ले में रोशन ख्याली नहीं आएगी तो आपके जिले में रोशन ख्याली नहीं आएगी, और आपके जिले में रोशन ख्याली नहीं आएगी तो आपके देश में रोशन ख्याली नहीं आएगी। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, आप भी आगे बढ़िए, नए विचारों को आत्मसात कीजिए, पुराने विचारों को एक्सेप्ट कीजिए, उनमें रिफॉर्मेशन ला करके। दैट्स व्हाट। बहुत शुक्रिया आपका। और आज एक अफसोसनाक खबर आई, जो तारिक फतेह जी जिनकी डेथ हो गई, और इस बारे में शायला जी, उनकी लाइफ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? हिबा जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम तारिक फ़तेह साहब जी को सुना था, तो मेरे लिए दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया था। मैं कभी हिंदुस्तान को उस तरीके से नहीं जान पाई, सिर्फ़ जियोग्राफ़िकल इम्पोर्टेंस थी या फिर आज़ादी के कुछ वो वाक़यात थे जो हमारे किताबों में छप गए। लेकिन जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम सुना, जब उन्होंने ये कहा कि कोई अपनी माँ से नफ़रत करता है, तो मैंने कहा कि नहीं, कोई अपनी माँ से नफ़रत नहीं कर सकता।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इंडिया के साथ बहुत लेना देना, तुम लोग मुसलमान होगे और हर चीज़ अलग होगी, तुम लोग बस हमें ये बताओ कि तुम लोगों की माएँ कौन थीं? इन्वेडर जो आए, चलो वो मुस्लिम आए, तुम लोगों के बाप तो मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन तुम लोगों की माएँ तो हिंदू ही थी। जब एक इंसान अपने ही माँ से, अपनी धरती से किस तरह नफ़रत कर सकता है? और ये चीज़ मुझे उनकी बहुत आज भी याद आती है कि उन्होंने कितनी खूबसूरत की, और जिस तरह से उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को हमें बताया। रिबाहा जी, मैं कहती हूँ किसी बुक्स में उस तरह से नहीं मिलेगा, उनकी किताबों में जिस तरह उन्होंने हिस्ट्री को बयान किया है। एंड सेकंड चीज़ उन्होंने कहा कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की, विमेन रिस्पेक्ट की, विमेन एम्पावरमेंट की, तो उन्होंने बोला कि अगर आप, हम मुसलमान लड़कियों को बोल रहे थे, अगर आप जिंदगी का मजा जीना चाहते हो तो 10 दिन के लिए हिंदू बन के देखो, आपको पता चलेगा आप कितने ज्यादा फ्री हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपके ऊपर मजहब का कोई जबर नहीं, कोई ज्यादती नहीं। मतलब वो अपने अंदाज से बताने की कोशिश करते रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी वजह से बहुत से जो है पाकिस्तानी समझ पाए अपना जो इतिहास क्या है। अनफॉर्चुनेटली आज वो नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। और कहते हैं किसी के चले जाने का इतना दुख है, इतना नुकसान है कि ये हम कितना भी कर लें ये नहीं भर सकते। लेकिन एक उन्होंने चीज़ बहुत की है, वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने लाखों करोड़ों तारीख फ़तेह पैदा कर दी हैं जो इस बारे में बात करते हैं। उन्होंने, एक थे वो, लेकिन हज़ारों पैदा करके चले गए हैं। आप हैं, मैं, और पता नहीं कितने शो पे उनका ज़िक्र होगा, कितनी जगह पे उनकी वीडियोज़ चलती रहेंगी। सो हमारे लिए तो वो हमेशा से मशले राह हैं, थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल शाइला जी, और आपके वक्त शाइला बहुत शुक्रिया। हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं उनको, और व्यूअर्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।